हम बात करेंगे क्या होता है नैतिक प्रबंधन और किस तरीके से नीति शास्त्र का प्रबंधन करते हैं। नैतिक प्रबंधन और नीति शास्त्र का प्रबंधन। जो नीति शास्त्र है हमारा, उसका प्रबंधन किस तरीके से किया जाएगा। नीति शास्त्र का प्रबंधन, तो इसमें हम देखें, एक पहला पॉइंट आता है हमारा पास में कि नीति शास्त्र क्या होता है, मूल्य क्या होता है और नैतिकता क्या होती है। तीनों को हम अलग अलग तरीके से समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं नीति शास्त्र क्या होता है। तो नीति शास्त्र के बारे में अगर हम बात करते हैं, नीति शास्त्र जो होता है वो मानवीय आचरण के वैसे मानक हैं जिन्हें समाज अपने लिए अपनाता है। नीति शास्त्र की अगर हम और तरीके से बात करें तो नीति शास्त्र क्या होता है, एक सामाजिक वातावरण में मानव आचरण को नियंत्रित करने के लिए क्या करे और क्या नहीं करे, इस तरीके की नीतियों का एक समूह होता है नीति शास्त्र। दूसरा हम बात करें मूल्य की। मूल्य क्या होता है, मूल्य में हम देखते हैं, मूल्य की अगर हम बात करेंगे तो मूल्य को उन गुणों के रूप में परिभाषित हम कर सकते हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। मूल्य जो है वो वैसे बेंचमार्क या फिर मानक हैं जिनके आधार पर क्या कार्यवाही होनी चाहिए, ये निर्धारित किए जाते हैं। मूल्य की अगर हम बात करें तो मूल्य एक ऐसे आंतरिक दिशा सूचक यंत्र के रूप में कार्य करते हैं जो एक व्यक्ति को आचरण और व्यवहार के विभिन्न विकल्पों का मूल्यांकन करने में मदद करते हैं। जैसे मूल्य कौन कौन से हो सकते हैं हमारा, जैसे ईमानदारी हो गया, ईमानदारी हमारा या मनुष्य का एक मूल्य है। अखंडता हो गया, सहानुभूति हो गया, साहस हो गया, समर्पण हो गया, करुणा हो गया, ये सभी किस में आते हैं, मूल्य में आते हैं। तीसरा होता है नैतिकता। नैतिकता क्या होती है, किसी भी व्यक्ति के द्वारा सही और गलत करने का सिद्धांत ही नैतिकता है। नीति शास्त्र के विपरीत अगर हम बात करें, नैतिकता एक व्यक्ति से संबंधित व्यवहार के मानक होते हैं, न कि सामाजिक आचरण। जो हमारा नैतिकता है वो सामाजिक आचरण नहीं होता है, वो सिर्फ व्यक्तिगत या व्यक्ति के व्यवहार से संबंधित मानक होते हैं। नैतिकता जो है वो व्यक्तिगत अनुभव, चरित्र और विवेक आदि से उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए हम बात कर सकते हैं, जो समलैंगिकता है, यानी कि समान लिंग के जो लोग हैं, जैसे लड़की लड़की शादी करती है, लड़का लड़का शादी करती है, तो समलैंगिकता जो है वो व्यक्तिगत रूप से किसी के लिए नैतिक हो सकती है, लेकिन सामाजिक दृष्टिकोण से इसको अनैतिक माना जाता है, या सामाजिक दृष्टिकोण से ये अनैतिक भी हो सकती है, लेकिन व्यक्तिगत लेवल पर ये जो समलैंगिकता है वो नैतिक भी हो सकती है। अब हम एक पॉइंट की बात करते हैं इनके बाद में। एक हमारे पास में शब्द है विश्वास। विश्वास क्या होता है, या फिर हम कह सकते हैं कोई धारणा बन जाती है किसी को लेकर के, तो वो क्या चीज़ है। तो विश्वास और धारणा की बात करें, किसी व्यक्ति के अगर हम बिहेवियर कंपोनेंट की बात करें, बिहेवियर कंपोनेंट या फिर व्यवहार के घटक की बात करें, तो इसको समझने के लिए सबसे आम जो धारणा है, जो विश्वास है, यह विश्वास जो है एक आंतरिक भावना है। जैसे कि आंतरिक भावना किस तरीके की है, कुछ चीज़ें सही और सत्य हैं भले ही वह विश्वास अप्रामाणिक और तर्कहीन हो। ये हम आंतरिक भावना है हमारी कि हम कुछ चीज़ों को हम सही मानते हैं और सत्य मानते हैं, चाहे वो अप्रमाणित हो, चाहे वो तर्कहीन हो। जैसे कि हमारा विश्वास है कि भगवान जीवन में सफलता और उपलब्धियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो ये हमारी आस्था का विषय है, हमारे विश्वास का विषय है। चाहे वो प्रमाणित नहीं है, चाहे वो तर्कहीन हो, लेकिन हम विश्वास करते हैं कि भगवान जो है वो हमारे जीवन में सफलता और उपलब्धियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे अगर हम बात करें गांधी जी की, गांधी जी का यह मानना है कि असहयोग आंदोलन है शुरू करने के 1 वर्ष के भीतर ही हमें स्वराज्य प्राप्त किया जा सकता है। अगर हम बात करें, जो विश्वास जो है वो 2 तरह का होता है, एक पर्दीय होता है, एक मजबूत होता है, कोर। पर्दीय जो होता है वो कमजोर विश्वास होता है, और जो कोर होता है वो मजबूत विश्वास होता है। और अगर हम सामान्य बोलचाल की भाषा में बात करें, तो जो प्रत्यक्ष बातचीत करने से विश्वास जो है वो आमतौर पर मजबूत बनते हैं।
और विश्वास है, विश्वास को हम अनुभूति या बोध भी हम कह सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि जो मानवीय क्रियाकलाप है या फिर मानव के जो कार्य है उनमें नीति शास्त्र का मर्म क्या है। मानवीय क्रियाकलाप या फिर कार्यों में नीति शास्त्र का मर्म है। या फिर हम बोल सकते हैं मर्म को ही सार, कि नीति शास्त्र किस तरीके से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जो मानव के क्रियाकलाप है। तो मानवीय कार्यों की अगर हम बात करें, मानवीय कार्यों में नीति शास्त्र का जो सार है वो आचरण में नैतिक मूल्यों के प्रभाव को संदर्भित करता है। जैसे कि नीति शास्त्र वैसे मानकों का एक समूह है जिसे समाज खुद से ऊपर रखता है, यानी उन मानकों को समाज है अपने से ऊपर रखता है। और ये जो व्यवहार है, संवाद है, व्यवहार, पसंद या कार्यों को निर्देशित करने में ये जो मानक हैं वो मदद करते हैं। कोई भी व्यवहार किस तरीके से करना चाहिए, किसी तरीके से कार्य करने चाहिए, उनमें ये मानक हैं वो समाज की मदद करते हैं। कोई व्यक्ति है कैसा आचरण करता है यह उसके कार्यों में प्रतिबिंबित होता है। या तो वह अच्छे लोगों का अनुसरण करेगा, या अगर वो अच्छे लोगों का अनुसरण करेगा तो वो अच्छा इंसान बना देगा, और अगर वह बुरे लोगों का अनुसरण करेगा तो उसके साथ साथ वो समाज को भी नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन अकेले सिर्फ मानक ही नैतिक व्यवहार को सुनिश्चित नहीं करते हैं। जो मानक होते हैं वो ही सिर्फ नैतिक व्यवहार को सुनिश्चित नहीं करते हैं, बल्कि मानक को सुनिश्चित करने के लिए जैसे अखंडता है, अखंडता की मजबूत संस्कृति की यहाँ पर आवश्यकता होती है। जैसे नैतिक व्यवहार है, नैतिक व्यवहार जैसा जो सार है ये मानकों में नहीं होता है बल्कि कार्यों को अपनाने में, कार्यों को करने के साथ साथ उनके उल्लंघन के खिलाफ प्रतिबंधों में भी ये होता है। जैसे कि सही और गलत के बीच में निर्णय लेना इतना आसान नहीं होता है। हमारे किए गए कार्य जो कोर्स ऑफ एक्शन है वही यह तय करते हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। अच्छाइयाँ हमेशा सुखद होती हैं, यानी हम बात करें अच्छाइयाँ, सभी अच्छाई जो हैं हमेशा सुखद नहीं होती हैं, लेकिन बुरा करना जो है वो ज़्यादातर आसान होता है और हमेशा बुरा करना है हमको आकर्षित करता है। जैसे अगर हम बात करें उदाहरण के लिए धूम्रपान की बात कर लेते हैं या धूम्रपान का उदाहरण ले लेते हैं। धूम्रपान जो है, धूम्रपान करने के लिए आदत डालना है वो बहुत आसान है, लेकिन धूम्रपान छोड़ना है वो बहुत मुश्किल काम है। धूम्रपान करने से हमें आनंद मिलता है, लेकिन धूम्रपान छोड़ने के लिए हमें आत्मविश्वास, सेल्फ डिटर्मिनेशन की आवश्यकता होती है। इसलिए हमारा कोर्स ऑफ एक्शन ही हमारे नैतिक आचरण को निर्धारित करता है, यह नैतिक है या फिर नहीं। तो यह तय करने के लिए हमें क्या है, अंतर्निहित कारकों में सार्वजनिक जो अच्छाई है, संरक्षण है और सतत विकास जैसे कारक हैं वो हमें शामिल करने होते हैं। अब मानवीय क्रियाओं में नीति शास्त्र के परिणाम क्या होते हैं उसकी अगर हम बात करें। मानवीय क्रियाओं में नीति शास्त्र के परिणाम, मानवीय क्रियाओं में नीति शास्त्र के परिणाम क्या क्या होंगे। जो मानवीय कार्य कैसे क्या होगा, मानवीय कार्यों के परिणाम हैं जो नैतिक प्रथाओं के द्वारा निर्देशित होते हैं। तो नैतिकता के परिणाम के रूप में ये जाने जाते हैं। इनका मतलब यह है कि अगर कोई कार्यवाही होती है तो निश्चित रूप से उसका प्रतिक्रिया होगी। अगर आपने कोई भी काम किया है तो उसका फिक्स है कि उसका प्रतिक्रिया भी आएगा। जैसे नैतिक होने से पुरस्कार, प्रशंसा आदि अच्छे परिणाम भी हमें मिलते हैं, लेकिन इसके बुरे परिणाम भी हमें मिलते हैं। बुरे परिणाम क्या हो सकता है, जैसे कि आपका कार्यस्थल पर ट्रांसफ़र हो जाएगा, यानी कि आपका स्थानांतरण कर दिया जाएगा। अगर आपके ऑफिसर हैं वो आपके काम से खुश नहीं हैं या वो नैतिक नहीं है तो वो आपका कार्यस्थल से स्थानांतरण कर देंगे। सामाजिक कलंक का डर रहता है, परिवार के सदस्यों को नुकसान का डर रहता है। अगर ज़्यादा नैतिक हो जाता है आदमी तो परिवार के सदस्यों को नुकसान का डर रहता है। तो इसके परिणाम हैं वो अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें, कश्मीर की एक 20 वर्षीय लड़की थी, रुखसाना कौसर। उन्होंने आतंकवादियों को मारने के लिए भारतीय राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार है वो प्राप्त किया है, यानी आतंकियों को मारा है फिर भी वो अनैतिक कार्य नहीं हुआ। जैसे हम IAS अधिकारी की बात करें, IAS अधिकारी है अशोक खेमका। उन्होंने 50 से अधिक बार इसलिए ट्रांसफ़र किया है
क्योंकि वह ईमानदार सिविल सेवक है। अब जो परिणाम परक नीति शास्त्र है उसकी अगर हम बात करते हैं, यानी कॉन्क्लूजिबल नीति शास्त्र या परिणाम परक नीति शास्त्र, तो उसमें क्या बताया गया है या परिणाम है, अलग अलग स्तर पर अलग अलग तरीके के परिणाम हैं वो आते हैं। परिणाम परक नीति शास्त्र, परिणाम परक नीति शास्त्र में है जब कोई कार्य अगर सकारात्मक परिणाम देता है तो उसे अच्छा माना जाता है। जैसे व्यक्तिगत स्तर पर हम बात करें, व्यक्तिगत स्तर पर आत्मविश्वास, दृढ़ विश्वास, साहस और विश्वसनीयता का ये निर्माण करता है जो नीति शास्त्र है। उदाहरण के लिए हम बात करें, कोर्ट ने इसरो के पूर्व अध्यक्ष माधवन नायर के खिलाफ आरोपों को खारिज कर दिया और सरकार से उसके मानसिक कष्टों की भरपाई के लिए मुआवजा देने को कहा है। दूसरा उदाहरण अगर हम बात करें, दुनिया भर में अगर हम बात करें, हाईली क्वालिफाइड CIA के व्यक्तिगत डेटा मॉनिटरिंग को एडवर्ड जो स्नोडन है उसके द्वारा लीक किया गया है। और अगर हम व्यक्तिगत स्तर पर और नीति शास्त्र की बात करें तो हमारा जैसे कि जो विकीलीक्स है, विकीलीक्स की संस्थापक हैं जूलियन असांजे, उनके द्वारा अमेरिका सेना के गलत कार्यों को उजागर करने के कारण उसकी गिरफ्तारी की गई। तो ये तो हो गया हमारे व्यक्तिगत स्तर पर जो परिणाम है। अब जो परिणाम है वो हमारे संगठन के स्तर पर भी हो सकते हैं। संगठन पर क्या क्या परिणाम पड़ सकते हैं नीति शास्त्र के, जैसे संगठनात्मक स्तर पर इसकी ब्रांड गुणवत्ता में सुधार होता है या लोगों में विश्वास भी पैदा होता है, लेकिन विसल ब्लोअर को संगठन में हो रही गलतियों को लीक करने के लिए जान का खतरा हो सकता है। जैसे अगर हम बात करें भारतीय चुनाव आयोग की, तो भारतीय चुनाव आयोग जो है वो 7 दशकों के बाद भी यह स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से चुनाव करवा रहा है। चुनाव कराने के लिए लोग और राजनीतिक दल है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी ECI पर हमेशा विश्वास करते हैं। टाटा समुदाय को उसकी समाज सेवा के लिए जाना जाता है और यह ब्रांड आज़ादी के बाद भी आज तक कायम है। और अगर हम बात करें, हाल ही में इन्फोसिस के एक विसल ब्लोअर के द्वारा सेबी को लिखे गए एक पत्र में मैनेजमेंट सैलरी स्ट्रक्चर में नियमितता को उजागर किया गया है। अब परिणाम जो है नीति शास्त्र के वो सोसाइटी के स्तर पर भी होते हैं। सोसाइटी के स्तर पर क्या परिणाम होते हैं? सामाजिक स्तर पर यह सामाजिक पूंजी, सांप्रदायिक सद्भाव, लालच की अनुपस्थिति तथा डिस्ट्रीब्यूटिव न्याय को लाता है। जैसे कि हम बात करें, भूटान सभी देशों में सबसे खुशहाल देश है क्योंकि वो क्या है, GHI पर काम करता है, ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स पर वो काम करता है और उसी को वो अपने देश की पूंजी मानता है, अपने देश का धन मांगता है। अब नीति शास्त्र की कमियों के परिणाम क्या हैं? नीति शास्त्र में अगर कमी रहेगी तो उसके परिणाम क्या क्या हो सकते हैं उसकी हम बात करें। नीति शास्त्र की कमियों के परिणाम, तो नीति शास्त्र की कमियों के परिणाम क्या हैं? नीति शास्त्र जो है मानव जीवन और समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नीति शास्त्र विकल्प का चुनाव करने में सहायता करके निर्णय लेने में अधिक तेजी लाता है। यह एक निर्णय के मूल्य आयाम को प्रकट करता है और इसके बिना मूल्य रहित होती है, यानी इसके बिना है मूल्य है वो कोई भी कार्य है वो मूल्य रहित माना जाएगा। हालांकि नैतिकता का ना होना कौन कौन से परिणाम उत्पन्न कर सकता है? नैतिकता का ना होना, जैसे व्यक्तिगत स्तर पर हम बात करें, व्यक्तिगत स्तर पर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं अगर नैतिकता नहीं है? छोटे अपराध हो सकते हैं, घरेलू हिंसा हो सकती है, सार्वजनिक स्थलों पर पेशाब करना, थूकना, अपमानजनक और गंदी भाषा का इस्तेमाल करना, वृद्धों के खिलाफ अपराध हो सकता है, रेड लाइट जंप करना। ये व्यक्तिगत स्तर पर है जब नैतिकता की कमी होती है। अगर हम देखें नैतिकता की कमी का परिणाम अगर क्या होगा, जब सामाजिक स्तर पर अगर नैतिकता की कमी है, सामाजिक स्तर पर भ्रष्टाचार बढ़ेगा, अपराध दर में वृद्धि होगी, गुंडे और माफिया बढ़ेंगे, संयुक्त परिवार, माता पिता के सम्मान, नशा, क्षेत्रवाद और जातियों को स्वीकार करना, ये सभी सामाजिक स्तर पर आ जाएंगे। तीसरा आता है, अगर नीति शास्त्र नहीं है संगठनिक स्तर पर या कोई संगठन है उसमें नीति शास्त्र नहीं है तो क्या होगा? परिवारवाद बढ़ेगा, भ्रष्टाचार बढ़ेगा, असमानताओं में वृद्धि होगी, विश्वास की कमी होगी, दक्षता में कमी होगी, अर्थव्यवस्था और प्रभावशीलता, कार्य संस्कृति का विनाश होगा, प्रशासन में विश्वास की हानि होगी, अराजकता बढ़ेगी। फिर है राजनीतिक स्तर पर किस तरीके से परिणाम होंगे। राजनीतिक स्तर में जैसे कि त्रिशंकु संसद, भ्रष्टाचार, राजनीति का अपराधीकरण हो जाएगा, गठबंधन सरकार यहाँ पर बनेगी। अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या परिणाम होगा?
तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्वास की कमी होगी, अस्वास्थ्यकर प्रतियोगिताएं होंगी, पर्यावरण को नुकसान और निरंतर विकास, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और कानूनों की यहाँ पर अवहेलना होगी। फिर है एक आता है जैव नैतिकता के स्तर पर, जैव नैतिकता के स्तर पर जैसे गर्भपात हो गया, पशु अधिकार, क्लोनिंग, कृत्रिम बुद्धि, सहमति, गोपनीयता, जीएम जीव और आत्महत्या हैं, ये सभी जैव नैतिक स्तर पर परिणाम होंगे अगर नैतिकता की कमी हुई है तो। एक आता है पर्यावरण के स्तर पर क्या परिणाम होंगे, पर्यावरण के स्तर पर। तो पर्यावरण के स्तर की बात करें, वनस्पतियों और जीवों की हानि होगी, वनस्पतियों और जीवों की हानि होगी, अनिरंतर विकास होगा, प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होगी और समान परंतु विभेदित उत्तरदायित्व यहाँ पर आ जाएगा। अब आता है नीति शास्त्र की मूल्य प्रणाली के बारे में बात करें। मूल्य प्रणाली में क्या बताया गया है, नीति शास्त्र का मूल्य प्रणाली। तो मानव है जन्म के बाद से ही वह व्यक्तिगत विकास के कई चरणों से गुजरता है और यह वह एक मूल स्तंभ है जिस पर उसका व्यवहार उसके जीवन चक्र में अपनाए गए मूल्यों पर निर्भर करता है। एक मजबूत मूल्य प्रणाली चरित्र को परिभाषित करती है और चरित्र उसे विशिष्ट आचार संहिता का पालन करने की अनुमति देता है और इस तरह का आचरण है वो आखिरकार व्यवहार में बदल जाता है। इसलिए एक मजबूत मूल्य प्रणाली किसी व्यक्ति को मजबूत बनाती है और वे अच्छे मूल्य हैं या फिर वो बुरे भी हो सकते हैं, जैसे कि अडिग विश्वास और भावनाएं हैं, दोनों मिलकर के मूल्य बनाती हैं। तो मूल्यों को मानव आचरण के मानकों के एक समूह के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो मानव की प्राथमिकताओं, विश्वासों और ज्ञान के आधार पर मनुष्यों के लिए महत्वपूर्ण हो। जैसे कि बुनियादी जो मूल्य हैं, बुनियादी मूल्य में क्या आ गया, समय और स्थान के पार सार्वभौमिकता, उदाहरण के लिए प्यार है, निस्वार्थता है, दयालुता है, ये बुनियादी मूल्य है। परिधेय मूल्य हैं, पेरिफेरल मूल्य, जैसे कि समय और जगह के साथ बदलते रहते हैं, जैसे कि सच्चाई है, निष्पक्षता है, वो बदलते रहते हैं। सारी नैतिकता मूल्यों में आ जाती है लेकिन सभी मूल्य हैं वो नैतिकता में नहीं आते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें व्यवहार की, तो व्यवहार के अंदर कंडक्ट आ जाएगा, कैरेक्टर आ जाएगा, वैल्यू जाएगी और फिर अंदर आदमी खुद आ जाएगा। जैसे कि मूल्य जो है, अच्छे मूल्य क्या होते हैं और बुरे मूल्य क्या होते हैं। अच्छे मूल्यों में बात करें जैसे कि पितृसत्ता में विश्वास करना और ये मानना कि महिलाएं पुरुषों के अधीनस्थ हैं, ये क्या है, बुरे मूल्य हैं। और दूसरा बुरे मूल्य में ओको बूमर पीढ़ी जो जलवायु परिवर्तन में विश्वास करते हैं, यह सब मिथक है, ये भी बुरे मूल्य हैं। जानवरों को मारना बुरे मूल्य हैं, भ्रष्टाचार बुरे मूल्य हैं, सरकारी संगठनों में अपारदर्शिता, ये भी बुरे मूल्य हैं। अच्छे मूल्य क्या है, दया भाव हो गया अच्छा मूल्य, बड़े और महिलाओं की इज्जत करना, पर्यावरण को बचाना, ईमानदारी, सहिष्णुता है, ये सभी अच्छे मूल्य हैं। व्यक्तिगत मूल्य और सामाजिक मूल्य में टकराव की अगर बात करें, जैसे व्यक्तिगत मूल्य है व्यक्तिगत भलाई के लिए महत्वपूर्ण है, जबकि सामाजिक मूल्य है वो दूसरे लोगों की भलाई के लिए महत्वपूर्ण है। व्यक्तिगत मूल्य है उदाहरण के लिए आत्मसम्मान, आरामदायक जिंदगी, आज़ादी आदि आ जाता है। और सामाजिक मूल्य है उसमें समानता, सामाजिक न्याय, राष्ट्रीय सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय शांति आदि आ जाते हैं। एक सकारात्मक और पूर्ण जीवन के लिए आत्मसेवा और एक अन्य सेवारत मूल्य दोनों के जो समन्वित या फिर संतुलित लक्ष्य की हमें आवश्यकता है। अब मूल्य के जो हैं अलग अलग प्रकार होते हैं, उनकी भी हम बात करते हैं। जैसे विभिन्न प्रकार की मूल्य प्रणाली होती हैं और समय और स्थान के अनुसार बदलती रहती है। जैसे कि एक है सबल मूल्य, सबल मूल्य या फिर हम बोल सकते हैं दृढ़ मूल्य। सबल मूल्य में आ जाता है मूल्य प्रणाली में कोई बदलाव नहीं है, दूसरों को प्रभावित नहीं करता है सबल मूल्य। फिर आता है कमजोर मूल्य। कमजोर मूल्य में क्या बताया गया, बार बार परिवर्तन और दूसरे के प्रभाव के अधीन होना कमजोर मूल्य है। सार्वभौमिक मूल्य है समय और स्थान में कोई बदलता नहीं है, वे प्रकृति में सार्वभौमिक है। और समय विशिष्ट मूल्य है समय और स्थान के अनुसार परिवर्तन होना। व्यक्तिगत मूल्य है अंतरात्मा के अनुसार पालन करना, व्यक्तिगत मूल्य के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखें सामाजिक जो मूल्य है, सामाजिक मूल्य है अस्पृश्यता, बाल विवाह, लैंगिक समानता, सामाजिक न्याय आदि आते हैं। आर्थिक मूल्य में व्यापार, आर्थिक न्याय, मिलावट, पूंजीवादी आदि में निष्पक्षता आ जाती है।
नैतिक मूल्य में ईमानदारी, सच्चाई, अखंडता आ जाता है। राजनीतिक मूल्य में लोक प्रशासना, लोकतंत्र, अधिकार, ये सभी आ जाते हैं। अब हम देखेंगे भारतीय मूल्य। भारतीय मूल्यों में सहिष्णुता है, अतिथि देवो भव है, सार्वभौमिक बंधुता है, अहिंसा है, वासुदेव कुटुंबकम है और प्रकृति के साथ रहना चाहिए। पाश्चात्य मूल्य क्या है? जो पश्चिम संस्कृति के मूल्य है। पाश्चात्य में उदार है, व्यक्तिवाद है, समतावादी समाज है, भौतिकवाद है, गोपनीयता आदि है, सार्वभौमिकता है, भलाई है, दया है, सहानुभूति है, आत्मजीविका है, सतत विकास है, सार्वभौमिक बंधुता है, धरती माता और मानवता के लिए सेवा है, निस्वार्थ। ये सभी सार्वभौमिक मूल्य आते हैं। तो सार्वभौमिक जो मूल्य हैं उनके स्रोत क्या है? सार्वभौमिक मूल्य है प्रकृति के प्राथमिक कानूनों से निकलती है। वेद और अन्य धार्मिक शास्त्र प्राथमिक कानूनों में या प्राथमिक कानूनों के बारे में बताते हैं और ये हमेशा सार्वभौमिक होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे निस्वार्थता है, सार्वभौमिक है। ज्ञान और धन लोगों के लिए हमेशा फायदेमंद होते हैं, इसलिए अगर हम किसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं तो हमें वापस मारने की बजाय वो फल देगा। सार्वभौमिक मूल्य है प्राथमिक, बिना शर्त और निस्वार्थ सेवा और प्रेम पर आधारित होते हैं। जैसे सापेक्ष मूल्य की बात करें, सापेक्ष मूल्य क्या होता है? समय और स्थान पर निर्भर करते हैं। माध्यमिक मूल्य होते हैं, परिवर्तन के अधीन होते हैं। जैसे कि अगर हम सापेक्ष मूल्य की बात करें, उदाहरण के लिए अस्पृश्यता और दासता को उच्च वर्गीय मूल्य के रूप में माना जाता है, लेकिन समय के साथ इसका उन्मूलन हो गया है। बाल विवाह जो पहले प्रथा मानी जाती थी, पर उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। दहेज प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। समुद्री यात्रा हिंदुओं को लिए एक पाप थी, लेकिन इसकी गलतफहमी को राजा राममोहन राय ने समुद्री मार्ग से इंग्लैंड की यात्रा करके खत्म कर दिया। फिर है मूल्यों का वर्गीकरण कौन कौन से तरीकों से किया जा सकता है। जैसे कि कुछ मूल्य होते हैं टर्मिनल मूल्य, किसी व्यक्ति के अंतिम लक्ष्य या अंत से संबंधित होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं टर्मिनल मूल्य। एक होता है इंटरमेंटल मूल्य यानी साधन मूल्य, वांछित परिणाम प्राप्त करने के साधनों से संबंधित है इंटरमेंटल मूल्य यानी कि साधन मूल्य। जैसे टर्मिनल मूल्य जो है वो है यहाँ पर टर्मिनल मूल्य में सुंदरता हो गया, समानता हो गया, परिवार सुरक्षा हो गया, स्वतंत्रता हो गया, आंतरिक सामंजस्य हो गया, आत्मसम्मान, बुद्धि सम्मता, सच्ची दोस्ती, राष्ट्रीय सुरक्षा, मोक्ष मुक्ति, उपलब्धियों का बोध हो गया। और इंस्ट्रूमेंटल मूल्य में यहाँ पर महत्वाकांक्षी, मेहनती और आकांक्षी, खेल और विस्तृत विकास, साहसिक, ईमानदारी, आत्मसंयम और यहाँ पर आज्ञाकारिता, बुद्धिमान और चिंतनशील, विनम्रता, क्षमाशीलता, सहायक और कल्याणकारी मुख, हंसमुख, हल्का दिल और हर्षित क्षमता और प्रभावशीलता। नेक्स्ट हम देखेंगे नीति शास्त्र क्या है और नीति शास्त्र का मूल्य क्या है, उसके मूल्य क्यों महत्वपूर्ण है, ये सारी बातें हम बाद में देखेंगे।